हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम की क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम चैप्टर 6 जो कि त्रिभुज या इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी पहले से ही अवगत है कि ट्रायंगल होता क्या है। एक ऐसा बहुभुज जिसमें अधिकतम भुजाओं की संख्या 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज जो होता है इस तरीके से उसकी आकृति होती है, फिर उसकी जो अधिकतम भुजाओं की संख्या होती है कितनी होती है? 1, 2 और 3। अधिकतम अंतःकोणों की संख्या भी होती है 1, 2 और 3, यानी कि 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में भी हमने क्लास 9 में पढ़ लिया कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। समरूप का क्या मतलब होता है? सम मतलब बराबर, रूप मतलब उसका जो दिखना है, यानी वो जिस तरीके से दिखता है। तो सम यानी बराबर, यानी बराबर दिखने वाली जितनी भी आकृतियां होती हैं, एक जैसी दिखने वाली जितनी भी आकृतियां होती हैं, वो सब के सब क्या होती हैं? समरूप होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं त्रिभुज में बोलूं तो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज आप सबको पता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती? बराबर। सम बराबर बाहु मतलब भुजाएं, यानी जितनी भी भुजाएं त्रिभुज में होती हैं, और हम सबको पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। इसलिए तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। तो इस ऐसे त्रिभुज के लिए मान लीजिए एक इस तरीके से हमने बनाया जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो मान लीजिए ए है, और ऐसे ही एक हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं कितने नाप की है? यक्ष नाप की है। तो आप देख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वो दिखने में, एक छोटा और दूसरा बड़ा, दिखने में जो छोटे बड़े हैं पर इनका रूप कैसा है? एक जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं समरूप। ये सिंबल होता है समरूप का। ठीक है। तो ये होते हैं समरूप। अब देखिए कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है? समरूपता का नियम क्या होता है? तो कोई भी त्रिभुज समरूप तब होता है यदि ये दो कंडीशन फॉलो हो। पहली कंडीशन क्या है? उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। यानी जो उनका संगत कोण, संगत का मतलब इंग्लिश में इसको करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। संगत का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ई और ये क्या है? एफ। संगत का मतलब होता है संगत, यानी एक जैसी गति। तो इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ भी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कोण हो गया संगत। बी इस तरफ है, सी ई इस तरफ है, ये हो गया संगत, और सी इस तरफ है, सी इस तरफ, ये हो गया संगत। यानी संगत कोण आपस में अगर बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ए बी इस तरफ है, डी ई इस तरफ है, ए सी उस तरफ, डी ई, और फिर ई एफ बेस है, बी सी बेस है, तो इस तरीके से संगत होते हैं। ठीक है। संगत का मतलब एक जैसी गति हो जिसकी, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा है? समरूप। और ये चीज हम प्रूव भी कर चुके हैं क्लास 9 में। कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होता है? जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर। अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो वो समरूप, और इस तरीके से उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? समानुपाती होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से त्रिभुजों की समरूपता हमने पढ़ा। चैप्टर 6 जो क्लास 10 में हमारा टॉपिक है, वो सबसे पहली जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एक प्रमेय से स्टार्ट करेंगे, और वो प्रमेय मैं अभी आपको बताऊंगा। डिराइव करके भी हम उसको सीखेंगे, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति की जाती है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। त्रिभुज क्या होता है ये सब हम पहले से भी जानते हैं। त्रिभुजों की समरूपता क्लास 9 में ही हमने पढ़ा कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। उसके लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती, यानी एक ही अनुपात में हो। इसका क्या मतलब हुआ समानुपाती का? मतलब जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप अगर है तो कोण ए जो है वो बराबर है कोण बी के, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और जो सी के संगत है वो ई के बराबर होगा, यानी कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। इस तरीके से, और साथ ही साथ जो संगत भुजा है यानी ए बी के संगत है हमारा क्या? डी ई, इसका अनुपात, ए सी के संगत है डी एफ, इसका अनुपात, और बी सी के संगत है ई एफ, इसका अनुपात। ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। ठीक है।
तो ये हो गया त्रिभुज की समरूपता का नियम। आइए चलते हैं हम प्रमेय से स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो प्रमेय जो है हमारा वो 6.1 है, यानी 6.6 चैप्टर, और उसका पहला प्रमेय तो 6.1। ये हमारा जो पहला लिखा होता है वो चैप्टर को इंडिकेट करता है, और जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो प्रमेय 6.1। इसका मतलब इसमें प्रमेय पहला, छठवें चैप्टर का प्रमेय पहला। ठीक है, तो चलिए इसका कथन लिखते हैं। यदि है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो उस कंडीशन में क्या बोला है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात में ये है साधारण प्रतिज्ञा, इसको बोल सकते हैं। कथन, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी एक कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये अन्य दो भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चित्र की मदद से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज ABC है, ये है A, ये है B और ये है क्या C। मान लीजिए हमने BC के समांतर, BC के समांतर, इसलिए तो बोला ना एक भुजा के समांतर, मान लीजिए हमने BC के समांतर एक लाइन L खींचा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, यानी अन्य दो भुजा, एक भुजा AB होगी और दूसरी भुजा AC होगी, क्योंकि वो तीसरी भुजा BC के अलावा एक इसमें AB है और एक AC है। तो अन्य दो भुजाओं को मान लीजिए इसने D और E पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया, बिंदु D और बिंदु E पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो ऐसी रेखा खींची जाए, इस तरीके से रेखा अगर खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी अन्य दो भुजाएं जो वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब AD बटे DB और AE बटे EC जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, एक ही अनुपात, यानी जिस अनुपात में ये भुजा विभाजित हो रही है उसी अनुपात में, सेम उसी अनुपात में दूसरी वाली भुजा जो AC है वो बिंदु E से विभाजित होगी। ठीक है, तब उस कंडीशन में हम ये प्रूव कर सकते हैं, या ऐसा होता है कि AD बटे DB जो है वो AE बटे EC, यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब हमको करना क्या है, हमने यही जो चीज यहाँ पर माना हुआ है इसको हम लिखते हैं। तो जब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, यानी इसे डिराइव करेंगे, तो देखिए हमको क्या करना होगा, हम अपनी तरफ से एक त्रिभुज लेंगे, माना एक त्रिभुज ABC है, ये चीज ABC है, तथा एक रेखा L जो समांतर है किसकी, तीसरी भुजा है BC के, वो खींचते हैं। ठीक है, माना एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और फिर एक रेखा
एल जो है एल वो हमने क्या किया किसके समांतर बीसी के समांतर, जो तीसरी वाली भुजा उसके समांतर हमने यहाँ खींचा, यानी एक रेखा एल समांतर बीसी खींची। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, रेखा एल जो है भुजा या भुजाओं ए बी एवं भुजाओं ए बी यानी ए बी एवं किसको एसी को क्रमशः बिंदु डी एवं बिंदु ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो रेखा एल है वो क्या करती है, ए बी और एसी को बिंदु डी एवं बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यानी इस पर और इस पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु डी है और बिंदु ई है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इस फिगर की मदद से हमने किस तरीके से उत्पत्ति प्राप्त करनी है, यानी इस जो कथन है इस कथन को किस तरीके से प्रूव करना है और ये डिराइव करना है, यानी इस चीज को चेक करना है कि वाकई में जो रेखा तीसरी भुजा के समांतर वो अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इस कथन को चेक करना। ठीक, तो चलिए करते क्या है, हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए, ये त्रिभुज है बी और ये त्रिभुज है सी, जिसमें एक लाइन हमने खींचा एल जो बिंदु डी पर एक बी को विभाजित करती है और ई पर किसके विभाजित करती है, एसी को। ठीक है, ठीक, अब देखिए हम करते क्या है, डी से एक लंब खींचते हैं एई पर या उसको मान सकते हैं एसी पर। तो इस तरीके से हमने एक लंब ड्रा कर दिया किस पर, एसी पर, और ई से एक लंब ड्रा कर दीजिए किस पर, मान लीजिए ये डी और इसको मान लीजिए एम है और इसको मान लीजिए ई और ये क्या है एन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, ये रचना किया, तो जो चीज हम एक्स्ट्रा करते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। तो रचना हमने किया, क्या रचना हमने किया, डी एम जो कि लंब है, ये लंब का निशान आप सबको पता है, जो कि लंब है किस पर, एसी पर, यानी लंब एसी, एवं साथ ही साथ क्या किया हमने, ई एन जो लंब है किस पर, ए बी पर, खींचे। ठीक है, तो डीएम लंब एसी एवं ईएन लंब क्या है, ए बी खींचे। तो इस तरीके से हमने इसे खींचा। ठीक, जी, और क्या करेंगे, बीई इसको ज्वाइन कर दीजिए यानी मिला दीजिए और डीसी को मिला दीजिए एवं बीई और डीसी को मिलाया। ये इतनी रचना हो गई। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रमेय सीधा सीधा आपसे प्रूफ करने को पूछेगा। ठीक है, और सवालों में तो इसका इस्तेमाल होना ही होना है। तो दो तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में मिल सकता है, बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है कि ये कथन दे देगा, आपको बोलेगा इसको सिद्ध करिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रमेय को प्रूव करने के क्वेश्चंस आते हैं, आप आंसर उठा के देखिए तो उसमें क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा किसी ना किसी सेट में। और दूसरा, ये सवालों को हल करने में तो इस्तेमाल होगा ही होगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक तो प्रमेय के फॉर्म में और दूसरा सवालों में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। ठीक, तो चलिए देखिए हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी माना इस कथन को प्रूव करने के लिए, और एक लाइन एल जो कि अन्य दो भुजाएं जो AB और AC है उनको D और E पर क्रमशः विभाजित करता है। फिर हमने देखा कि प्रूफ हमें क्या करना है, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये चीज हमें प्रूफ करनी है।
इसके लिए हमने रचना क्या किया, हमने डीएम लंब एसी और ईएन लंब एबी खींचा और साथ ही साथ बीई और डीसी को क्या कर दिया, ज्वाइन यानी मिला दिया। ठीक है, ये इतना काम हमने किया। ठीक, अब चलिए आगे क्या करते हैं। आगे हमको करना क्या है कि ये जो त्रिभुज हमारे पास है, देखिए त्रिभुज क्या है, ए डी ई, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, हमको करना क्या, ध्यान से समझिएगा, हमें ए डी ई इस त्रिभुज और उसके बाद ई डी बी इस त्रिभुज, इन दोनों का एरिया फाइंड करके उसी तरीके से फिर ए डी ई और जो त्रिभुज हमारा ये वाला है डी ई सी, इसका एरिया फाइंड करके और इसमें थोड़ी सी जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करके ये चीज प्रूव करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करना क्या है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली चीज सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालते हैं, यानी ए डी सी ए डी ई, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिख दें ए आर और अंदर लिख दें ए डी, जिसका मतलब होता है कि एक त्रिभुज है जो ए डी ई है और उसका एरिया। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, आप सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप सबको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है 1/2 आधार और गुणे कितना, ऊंचाई। आप सबको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आपने ए डी ई का एरिया फाइंड करना है और ए डी को आपने आधार माना, इसको ए डी को आधार माना, तो उस कंडीशन में आधार और ऊंचाई जो है ईएन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के आधार पर जो उसके शीर्ष से लंब डाला जाता है वही उसकी ऊंचाई होती है। इसलिए अगर हम इसे एडी को आधार माने तो ईएन क्या हो जाएगा, लंब, और वो है क्या, लंब को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इस कंडीशन में हो जाएगा हाफ यानी 1/2 और आधार के स्थान पर हो जाएगा एडी और गुणे ईएन, ये हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें एडीई, जिसमें हमने एडी लिया है, हमें प्रूफ क्या करना है, एडी बटे डीबी एई बटे ईसी। तो अगर एडी बटे डीबी की कंडीशन हमको बनानी है तो एक चीज तो हमको एडी मिला, देखिए जब हमने इस त्रिभुज का एरिया निकाला तो एडी हमको मिला। अब अगर हमको एडी बटे इतना चाहिए तो इस त्रिभुज के एरिया में अगर हम इसको आधार माने, इसको, तो उस कंडीशन में ये चीज अनुपात के फॉर्म में हमें मिल सकती है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज के एरिया और फिर इसी त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज का एरिया, उसको क्या करेंगे, अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अगला एरिया हमको निकालना होगा किसका, BDE, या इसी को DBE भी बोल सकते हैं। तो DBE इसका एरिया 1/2 और आधार यहाँ पर हमने किसको माना है, BD को यानी DB को। अब एक चीज आपको बता दें, कोई भी अधिक कोण त्रिभुज इस तरीके से अगर आपने बनाया, अधिक कोण आप सबको पता होगा, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा कम से कम 90 अंश से, एक कोण जो है कम से कम एक कोण 90 अंश से क्या है, ज्यादा, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है, यानी इसका जो लंब होता है, जो ऊंचाई होती है, वो त्रिभुज के बाहर खींचा जाता है इस तरीके से। अगर आपने इसको आधार माना, इसको क्या माना, आधार, तो आधार को थोड़ा आगे बढ़ाइए और यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, तो ये 90। अब ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। किसी भी अधिक कोण त्रिभुज, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज के आधार के साथ जब उसकी ऊंचाई को कंबाइन करते हैं तो ऊंचाई हमेशा क्या होती है, त्रिभुज के बाहर बनती है। अब थोड़ा इसको देखिए, ये भी तो एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब देखिए ये कोण यानी ये कोण, ये पूरा यहाँ से यहाँ इस तरीके से अगर आप डी बी ई इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये कोण जो आपका, ये कोण वो 90 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो अधिक कोण है। और अगर ये कोण अधिक कोण है तो इस आधार को आगे इस तरीके से बढ़ाए जाने पर इसके शीर्ष ई से जो लंब डाला जाएगा वही इसकी ऊंचाई होगी। यानी इस त्रिभुज के लिए भी, डी बी ई त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईएन। आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज के आधार से होकर जो लाइन आप बाहर खींचते हो वहां पर उसको निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर डीबी अगर आपने आधार बना तो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई कितनी होगी, ईएन, तो यहाँ हो जाएगा इनटू ईएन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसे इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड, तब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया किसका,
डीबीई का ये बराबर हो जाएगा किसके 1/2 गुणे एडी गुणे ईएम बटे 1/2 गुणे डीबी इंटू ईएम। देखिए ईएन से ईएन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, केवल बचेगा क्या एडी बटे डीबी। और हम इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, हम यहाँ से ये चीज हटा देते हैं, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, चलिए देखिए ये चीज हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पुनः क्या करते हैं, पुनः एरिया अगर हम डीबीई का फिर से निकालें, डीबीई एडीई का, किसका एडीई का, एडी यानी इसका एरिया फिर से निकालें, और अब की बार हम इसको आधार ना मान के इसको आधार माने, एई को आधार माने, तो उस कंडीशन में ऊंचाई डी से जो इस पर डाली गया लंब है यानी डीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब की बार हमने एई को क्या मानना है आधार, ऊंचाई क्या हो जाएगी डीएम। तो आधार यानी एई 1/2 गुणे आधार एई और गुणे ऊंचाई कितनी है डीएम, ये हो गया। एवं एरिया अगर हम निकाले अब की बार इस त्रिभुज का, क्योंकि इतना बटे इतना चाहिए तो ये फाइंड करने के लिए इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करना होगा। तो इसका डी सी ई यानी एरिया त्रिभुज किसका डीसीई का, डीसीई का एरिया ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे आधार अगर आपने इसको माना इसी को, तो फिर से वही सिस्टम। देखिए ये भी कोण क्या है 90 से ज्यादा, डीईसी भी आपका क्या है 90 से ज्यादा, और अगर 90 से ज्यादा है तो फिर से ये अधिक कोण हो गया, और अधिक कोण के लिए अगर आपने इसको आधार माना तो इस आधार को आगे बढ़ाने पर शीर्ष डी से जो इस पर लंब डाला जाएगा वही इसकी लंबाई यानी ऊंचाई जो है यहाँ पे डीएम ही होगी, इनटू क्या हो जाएगा डीएम। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अधिक कोण किसी भी अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो उसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई वो त्रिभुज के बाहर दिखाई जाती है, ठीक है। ऊंचाई कहाँ दिखाई जाती है, त्रिभुज के बाहर दिखाई जाती है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको हम भाग करें अगर, यानी एरिया त्रिभुज एडीई और भाग करें एरिया त्रिभुज डीसीई से, तो ये जो आएगा 1/2 गुणे एई गुणे डीएम और बटे कितना 1/2 गुणे ईसी गुणे डीएम। क्या देखिए डीएम से डीएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या एई बटे ईसी यानी एरिया त्रिभुज किसका एडीई बटे एरिया किसका डीसीई का बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी। इसका मतलब जो चीज हमें सिद्ध करना था एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, यही तो हमें प्रूव करना था ना कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो अगर हम किसी तरीके से, अभी हमें दो चीज तो मिल गई, पर किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर सके कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है वो आपस में बराबर है, तब तो हम प्रूव कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए अब किस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, उस थ्योरम में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी दो समांतर लाइनें होती हैं, दो समांतर लाइनें यानी जब भी दो समांतर लाइनें हो और इन समांतर लाइनों के अंदर कोई भी त्रिभुज हो, कितने भी त्रिभुज बने लेकिन उनके आधार बराबर हो, उनके आधार क्या हो बराबर, यानी समान आधार पर दो समांतर भुजाओं के बीच, समान आधार पर दो समांतर भुजा या रेखाओं के बीच, तो समान आधार पर दो यानी ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, मान लीजिए ये L है और आपका एक M है, ये वाला, तो समान आधार हो गया क्योंकि आधार सबका यही है। तो समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप इसको फिर से याद कर लीजिए कि जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच में किसी समान आधार पर त्रिभुज बनेंगे तो उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर एक रेखा M और एक रेखा L है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और जितने भी त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं उन सबका अगर आधार AB है तो इन सब त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल जो होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। अब देखिए अगर ये कंडीशन आप फॉलो करें तो जो त्रिभुज आपने अभी अभी देखा
डी बी ई, ये वाला त्रिभुज डी बी ई यानी ये त्रिभुज, ये वाला, और डी सी ई ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें डीई जो है, डीई वो कॉमन हो गया यानी आधार बराबर। और आपने सबसे पहले जब आप इसको ड्रा कर रहे थे, इसको खींच रहे थे, तो आपने यही बोला था कि यल जो है वो बीसी के समांतर है, यानी यल रेखा बीसी के समांतर है। अगर यल रेखा बीसी के समांतर और यल पर ये डी और ई उपस्थित है, तो डीई जो होगा वो बीसी के समांतर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज आपके दोनों है, एक डी बी ई और दूसरा डी सी ई, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समान आधार डी पर हो गए, और दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच में हो गए। इसका मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी बीई एवं त्रिभुज डीसीई समान आधार कौन सा है, डीई, ठीक है, समान आधार डीई पर एवं डीई दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी के मध्य बने हैं। कहां बने हैं, इनके मध्य बने हैं। अतः एरिया किसका, डीबीई का, ये बराबर होगा एरिया किसके, डीसीई के, ठीक है। और इसको मान लीजिए समीकरण क्या है, 3 है। बात समझ में आई कि नहीं। जब भी समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी त्रिभुज होते हैं उन सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस कथन को लेकर या इस थ्योरम की मदद से हम ये बता सकते हैं कि डीबीई और डीसीई का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब देखिए क्या होगा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को अगर ध्यान से देखें तो एडीई अंश में तो दोनों में एडीई है, और डीसीई डीबीई अब ये भी हमने प्रूफ किया कि बराबर है। तो ये जो अनुपात है यहाँ पर एडीई और डीबीई का, वो एडीई और डीसीई के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 की मदद से समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एडी जो है डीबी का अनुपात ये बराबर है किसके, एई और ईसी के अनुपात के, यानी एई बटे क्या, ईसी। बस सिद्ध हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिर से मैं बता दूं, एग्जाम में कभी-कभी इस तरीके का कथन देकर डायरेक्ट प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो इसका उपयोग होना ही होना है। इसलिए दो तरीके से ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रमेय 6.1 चैप्टर 6 का जो पहला प्रमेय है, जिसमें ये बोला गया था कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर कोई रेखा खींची जाती है, तो वो भिन्न भिन्न बिंदु जो यहाँ पर मिलते हैं वो भिन्न भिन्न जो भुजाएं हैं, यानी दो अलग जो भुजाएं हैं उनको एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरीके से हमने ये चीज प्रूव कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।